आज सुनाने जा रहे हैं हम आपको मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी टिकरी के रुपए। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। दूसरे दिन कैलाश ने इस घटना की मीमांसा शुरू की। जो कुछ उसने नईम से सुना वह सब एक लेख माला के रूप में प्रकाशित करने लगा। घर का भेदी लंका ढाए। अन्य संपादकों को जहां अनुमान, तर्क और युक्ति के आधार पर अपने मत स्थिर करना पड़ता था, इसीलिए वे कितनी ही अनर्गल अपवादपूर्ण बातें लिख डालते थे। वह कैलाश की टिप्पणियां बेबाक सबूतों से युक्त थी। वह पते पते की बातें कहता था और इस निर्भीकता के साथ जो दिव्य अनुभव का निर्देश करती थी। उसके लेखों में विस्तार कम पर सार अधिक होता था। उसने नईम को भी ना छोड़ा। उसकी स्वार्थ लिप्सा का अच्छी तरह खाका उजागर किया। यहाँ तक कि वह रकम की संख्या भी लिख दी जो इस कुत्सित व्यापार पर आवरण डालने के लिए उसे दी गई थी। सबसे असरदार बात यह थी कि उसने नईम से एक राष्ट्रीय गुप्तचर की भेंट का भी उल्लेख किया, जिसने नईम को रुपए लेते हुए देखा था। अंत में गवर्नमेंट को भी चैलेंज दिया कि जो उसमें हिम्मत हो तो मेरे सबूतों को झूठा साबित कर दे। इतना ही नहीं, उसने वह वार्तालाप भी अक्षरशः प्रकाशित किया जो उसके और नईम के बीच हुआ था। इन सभी प्रसंगों ने उसके लेखों में एक जासूसी उपन्यास का मजा पैदा कर दिया। इन लेखों ने राजनीतिक क्षेत्रों में भूचाल मचा दी। पत्र संपादकों को अधिकारियों पर निशाने लगाने के ऐसे मौके बड़े नसीब से मिलते हैं। जगह जगह शासन की इस करतूत की निंदा करने के लिए सभाएं होने लगी। कई सदस्यों ने व्यवस्थापक सभा में इस विषय में प्रश्न करने की घोषणा की। शासकों को कभी ऐसी मुँह ना खानी पड़ी थी। अंततः उन्हें अपनी मान रक्षा के लिए इसके अतिरिक्त और कोई उपाय ना सूझा कि वे मिर्जा नईम को कैलाश पर मानहानि का अभियोग चलाने के लिए विवश करें। कैलाश का इस्तगासा दायर हुआ। मिर्जा नईम की ओर से सरकार पैरवी करती थी। कैलाश स्वयं पैरवी कर रहा था। न्याय के प्रमुख संरक्षकों, वकील, बैरिस्टरों ने किसी अज्ञात कारण से उसकी पैरवी करना नामंजूर किया। न्यायाधीश को हार कर कैलाश को कानून की सनद न रखते हुए भी अपने मुकदमे की पैरवी करने की इजाजत देनी पड़ी। महीनों अभियोग चलता रहा। जनता में सनसनी फैल गई। रोज हजारों आदमी अदालत में इकट्ठे होते थे। बाजारों में अभियोग की रिपोर्ट पढ़ने के लिए समाचार पत्रों की लूट होती थी। जिन बातों का ज्ञान पहले गिने गिनाए पत्र ग्राहकों को था, उन पर अब जनता की टिप्पणियां होने लगी। नईम की मिट्टी इतनी खराब ना हुई थी। गली गली, घर घर उसी की चर्चा थी। लोगों का गुस्सा उसी पर कायम हो गया था। वह दिन भी याद रहेगा जब दोनों सच्चे, एक दूसरे पर जान देने वाले दोस्त अदालत में आमने सामने खड़े हुए। कैलाश ने मिर्जा नईम से जिरह करनी शुरू की। कैलाश को ऐसा मानसिक कष्ट हो रहा था मानो वह नईम की गर्दन पर तलवार चलाने जा रहा है। और नईम के लिए तो अग्नि परीक्षा थी। दोनों के चेहरे उदास थे, एक का आत्मग्लानि से, दूसरे का डर से। नईम खुश होने की कोशिश करता था, कभी कभी सूखी हंसी भी हंसता था, लेकिन कैलाश उस गरीब के दिल पर जो गुजर रही थी उसे कौन जान सकता था। कैलाश ने पूछा, आप और हम साथ पढ़ते थे, इसे आप मंजूर करते हैं? नईम, जरूर मंजूर करता हूँ। कैलाश, हम दोनों में इतनी घनिष्ठता थी कि हम आपस में कोई भेद छिपाते ना थे, इसे आप मंजूर करते हैं? नईम, जरूर मंजूर करता हूँ। कैलाश, जिस दिन आप इस मामले की जांच कर रहे थे मैं आपसे मिलने गया था, इसे भी आप मंजूर करते हैं? नईम, जरूर मंजूर करता हूँ। कैलाश, क्या उस समय आपने मुझसे यह नहीं कहा था कि कुंवर साहब की प्रेरणा से यह हत्या हुई है? नईम, कदापि नहीं। कैलाश, आपके मुख से ये शब्द नहीं निकले थे कि 20,000 रुपए की थैली है? नईम जरा भी ना झिझका, जरा भी संकुचित ना हुआ। उसकी जिह्वा में लेश मात्र की भी लुकनत ना हुई। आवाज में जरा भी थरथराहट ना आई। वह अविचल खड़ा रहा। कैलाश ने बहुत डरते डरते यह सवाल किया था। उसको डर था कि नईम इसका जवाब ना दे सकेगा, कदाचित रोने लगेगा। लेकिन नईम ने निशंक भाव से कहा, असंभव है, आपने सपने में मुझसे ये बातें सुनी हो।
कैलाश एक क्षण के लिए दंग हो गए। फिर उसने हैरत से नईम की ओर नजर डालकर पूछा, क्या आपने यह नहीं फरमाया था कि मैंने 2-4 अवसरों पर मुसलमानों के साथ पक्षपात किया है और इसीलिए मुझे हिंदू विरोधी समझकर जांच का भार सौंपा गया है? नईम जरा भी ना विचलित अविचलित स्थिति और शांत भाव से बोला, आपकी सोच की ताकत यकीनन हैरत अंगेज है। बरसों तक आपके साथ रहने पर भी मुझे यह विदित ना हुआ कि आप में घटनाओं का आविष्कार करने की ऐसी चमत्कारपूर्ण शक्ति है। कैलाश ने और कोई सवाल नहीं किया। उसे अपने पराभव का दुख था, नईम की आत्मा के पतन का। वह सपने में भी ना सोच सकता था कि कोई व्यक्ति अपने मुंह से निकली हुई बात को इतनी ढिठाई से नामंजूर कर सकता है, और वह भी उस आदमी के मुंह पर जिससे वह बात कही गई है। वह मानवीय दुर्बलता की पराकाष्ठा है। वह नईम जिसका अंदर और बाहर एक था, जिसके विचार और व्यवहार में भेद ना था, जिसकी वाणी आंतरिक भावों का दर्पण थी, वह नईम, सरल आत्माभिमानी सत्य भक्त नईम इतना धूर्त, ऐसा मक्कार भी हो सकता है? क्या दास्ता के सांचे में ढलकर मनुष्य अपने मनुष्यत्व को खो बैठता है? अदालत में नईम को 20,000 रुपए की डिक्री दे दी गई। कैलाश पर जैसे वज्रपात हो गया। इस निश्चय पर राजनीतिक दुनिया में भी कोहराम मचा। सरकारी पक्ष के पत्रों में कैलाश को शैतान कहा, जनपक्ष वालों ने नईम को धूर्त बनाया। नईम के दुस्साहस ने कानून की नज़रों में चाहे उसे बेकसूर साबित कर दिया हो, पर जनता की नज़रों में उसे और भी गिरा दिया। कैलाश के पास हमदर्दी के तार और पत्र आने लगे। पत्रों में उसकी निर्भीकता और सत्यनिष्ठा की प्रशंसा होने लगी। जगह जगह सभाएं और जलसे हुए और अदालत के फैसले पर असंतोष प्रकट किया गया। किंतु सूखे बादलों में भूमि की तृप्ति तो नहीं होती। रुपए कहाँ से आवे, और वह भी एकदम 20,000? आदर्श पालन का यही मूल्य है? राष्ट्र सेवा महंगा सौदा है। 20,000 इतने रुपए तो कैलाश ने शायद सपने में भी ना देखे होंगे, और जब देने पड़ेंगे कहाँ से देगा? इतने रुपए के सूद से वह जीविका की चिंता से मुक्त हो सकता था। उसे अपने पत्र में अपनी विपत्ति का रोना रोकर चंदा इकट्ठा करने से नफरत थी। मैंने अपने ग्राहकों की अनुमति लेकर इस शेर से मोर्चा नहीं लिया था। मैनेजर की वकालत करने के लिए किसी ने मेरी गर्दन नहीं दबाई थी। मैंने अपना कर्तव्य समझकर ही शासकों को चुनौती दी। जिस काम के लिए मैं अकेला जिम्मेदार हूँ, उसका भार अपने ग्राहकों पर क्यों डालूं? यह अन्याय है। संभव है जनता में आंदोलन करने से 2-4 हजार रुपए हाथ आ जाएं, लेकिन यह संपादकीय आदर्श के विरुद्ध है। इससे मेरी शान में बट्टा लगता है। दूसरों को यह कहने का अवसर दूं कि और के मत्थे फुलौड़ियाँ खाई तो क्या बड़ा जग जीत लिया? सब जानते हैं कि अपने बलबूते पर गरजती निर्भीक आलोचना का सेहरा तो मेरे सिर बंधा। उसका मूल्य दूसरों से क्यों प्राप्त करूं? मेरा पत्र बंद हो जाए, मैं पकड़कर कैद किया जाऊं, मेरा मकान कुर्क कर लिया जाए, बर्तन भाड़े नीलाम हो जाएं, यह सब मुझे मंजूर है। जो कुछ सिर पड़ेगी भुगत लूंगा, पर किसी के सामने हाथ ना फैलाऊंगा। सूर्योदय का समय था। पूर्व दिशा में प्रकाश की छटा ऐसी दौड़ चली जैसी आंखों से आंसुओं की धारा। ठंडी हवा कलेजे पर यूं लग रही थी जैसे किसी करुण क्रंदन की ध्वनि। घर में वह सन्नाटा छाया था जो गृह स्वामी के गुप्त रोदन की सूचना देता है। न बालकों का शोरगुल और न माता की शांति प्रसारणी शब्द ताड़ना। जब दीपक बुझ रहा हो तो घर में रोशनी कहाँ से आए? यह आशा का नहीं, शोक का प्रभाव था, क्योंकि आज ही कुर्क अमीन कैलाश की संपत्ति की नीलामी करने के लिए आने वाला था। उसने अंतर्वेदना से विकराल होकर कहा, आह, आज मेरे सार्वजनिक जीवन का अंत हो जाएगा। जिस इमारत का निर्माण करने में अपने जीवन के 25 वर्ष लगा दिए, वह आज नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। पत्र की गर्दन पर छुरी फिर जाएगी। मेरे पैरों में हास्य और अपमान की बेड़ियां पड़ जाएंगी। यह शांति कुटीर उजड़ जाएगा। यह शोकाकुल परिवार किसी मुरझाए हुए फूल की पंखुड़ियों की तरह बिखर जाएगा। दुनिया में उसके लिए कहीं सहारा नहीं। जनता की स्मृति चिरस्थायी नहीं होती। अल्पकाल में मेरी सेवाएं विस्मृति के अंधकार में लीन हो जाएंगी। किसी को मेरी सुध भी ना रहेगी। अचानक उसे याद आया, आज के लिए अभी अग्रलेख लिखना है। आज अपने सुहृद पाठकों को सूचना दे दूं कि यह इस पत्र की जिंदगी का आखिरी दिन है।
इसे फिर आपकी सेवा में पहुंचाने का सौभाग्य प्राप्त ना होगा। आपने हमारे प्रति जो संवेदना और सहृदयता प्रकट की है उसके लिए हम सदैव आपकी कृतज्ञ रहेंगे, क्योंकि वह सौभाग्य उन्हीं को प्राप्त होता है जो अपने कर्तव्य पथ पर अविचलित रहते हैं। दुख यही है कि हम जाति के लिए इससे अधिक बलिदान करने में समर्थ ना हुए। इस लेख को आदि से अंत तक सोचकर वह कुर्सी से उठा ही था कि किसी के पैरों की आहट मालूम हुई। गर्दन उठाकर देखा तो मिर्जा नईम का था। वही हंसमुख चेहरा, वही मृदु मुस्कान, वही क्रीड़ामय नेत्र। आते ही कैलाश के गले से लिपट गया। कैलाश ने गर्दन छुड़ाते हुए कहा, क्या मेरे घाव पर नमक छिड़कने आए हो या मेरी लाश को ठुकराने आए हो? नईम ने उसकी गर्दन को और जोर से दबाकर कहा, और क्या, मोहब्बत के यही तो मजे हैं। कैलाश, मुझसे दिल लगी ना करो, भरा बैठा हूँ, मार बैठूंगा। नईम की आंखें सजल हो गई। बोला, आज जालिम, मैं तेरी जबान से यही तीखे वाक्य सुनने के लिए तो बेचैन हो रहा था। जितना चाहो कोसो, खूब गालियां दो, मुझे इससे मधुर संगीत का आनंद हो रहा है। कैलाश, और अभी जब अदालत का कुर्क अमीन मेरा घर नीलाम करने आएगा तो क्या होगा? बोलो, अपनी जान बचाकर तो अलग हो गए। नईम, हम दोनों मिलकर खूब तालियां बजाएंगे और उसे बंदर की तरह नचाएंगे। कैलाश, तुम अब पिटोगे मेरे हाथों जालिम? तुझे मेरे बच्चों पर दया न आई? नईम बोला, तुम भी चले मुझे से जोर आजमाने। कोई वक्त था जब बाजी तुम्हारे हाथ में रहती थी, अब मेरी बारी है। तुमने मौका महल तो देखा नहीं, मुझ पर पिल पड़े। कैलाश, सरासर सत्य की उपेक्षा करना मेरे सिद्धांत के प्रतिकूल था। नईम बोला, और सत्य का गला घोटना मेरे सिद्धांत के अनुकूल है। अच्छा लाओ, कुछ खिलाते पिलाते हो या तकदीर का ही मातम मनाते रहोगे? तुम्हारे सिर की कसम, बहुत भूखा हूँ, घर से बिना खाए ही चल पड़ा। कैलाश, यहाँ आज 16वां दंड एकादशी है, सबके सब शोक में बैठे हैं, उसी अदालत के जल्लाद की राह देख रहे हैं। खाने पीने की क्या जिक्र, तुम्हारे बैग में कुछ हो तो निकालो, आज बैठकर साथ खा लें, फिर तो जिंदगी भर का रोना है। नईम, फिर तो ऐसी शरारत ना करोगे? कैलाश, वाह, यह तो अपने रोम रोम में व्याप्त हो गई है। जब तक सरकार पशुबल से हमारे ऊपर शासन करती रहेगी, हम उसका विरोध करते रहेंगे। खेद यही है कि मुझे इसका मौका ही ना मिलेगा, किंतु तुम्हें 20,000 रुपए में से 20 रुपए भी ना मिलेंगे। यहाँ रद्दियों के ढेर के सिवा और कुछ नहीं है। नईम, अजी, मैं तुमसे 20,000 रुपए की जगह उसका 5 गुना वसूल कर लूंगा। तुम हो किस फेर में? कैलाश, मुंह धो रखिए। नईम, मुझे रुपयों की आवश्यकता है, आओ कोई समझौता कर लो। कैलाश, कुंवर साहब के 20,000 रुपए डकार गए, फिर भी अभी तसल्ली नहीं हुई? बदहजमी हो जाएगी। नईम, धन से धन की भूख बढ़ती है, तृप्ति नहीं होती। आओ कुछ मामला कर लो, सरकारी कर्मचारियों द्वारा मामला करने में और भी जेरबारी होगी। कैलाश बोला, अरे क्या मामला कर लूं, यहाँ कागजों के सिवा और कुछ हो भी तो? नहीं, मेरा कर्ज चुकाना भर ही बहुत अच्छा है। अच्छा, इस बात पर फैसला कर लो कि मैं जो चीजें चाह लूं ले लूं, फिर रोना मत। कैलाश, अजी, तुम सारा दफ्तर सिर पर उठा ले। नहीं, मैं सिर्फ एक चीज चाहता हूँ, सिर्फ एक चीज। कैलाश के आश्चर्य की कोई सीमा न रही। सोचने लगा, मेरे पास ऐसी कौन सी बहुमूल्य वस्तु है, कहीं मुझसे मुसलमान होने को तो ना कहेगा। उसने पूछा, क्या चीज? नहीं, मिसेज कैलाश से 1 मिनट तक अकेले में बातचीत करने की इजाजत। कैलाश बोला, मंजूर है। फिर तो डिग्री के रुपए मांगेंगे तो नोच खाऊंगा। नहीं, हाँ मंजूर है। कैलाश धीरे से बोलता है, मगर यार, नाजुक मिजाज स्त्री है, कोई भद्दा मजाक न कर बैठना। जी, इन बातों में मुझे आपके उपदेश की आवश्यकता नहीं, मुझे उनके कमरे में तो ले चलिए। उमा चिंतामग्न बैठी हुई थी, सहसा नईम और कैलाश को देखकर चौंक पड़ी। बोली, आइए मिर्जा जी, अब की तो बहुत दिनों बाद याद किया। कैलाश नईम को वहीं छोड़कर कमरे से बाहर निकल आया, लेकिन पर्दे की आड़ में छिपकर देखने लगा कि इनमें क्या बातें होती हैं। उसे बुरा विचार ना था, केवल कौतूहल था। नईम बोला, हम सरकारी आदमियों को इतनी फुर्सत कहाँ, डिग्री के रुपए वसूल करने थे, इसीलिए चला आया हूँ। उमा कहाँ तो मुस्कुरा रही थी, कहाँ रुपए का नाम सुनते ही उसका चेहरा सफेद हो गया। गंभीर स्वर में बोली, हम लोग स्वयं इस चिंता में पड़े हुए हैं, कहीं रुपए मिलने की उम्मीद नहीं। नईम बोला, अजी आप कहती क्या हैं, मैंने सब रुपए पाई पाई वसूल कर लिए हैं। उमा ने हैरान होकर कहा, सच?
उनके पास रुपए कहाँ थे? नईम बोला, उनकी हमेशा से यही आदत है, आपसे कह रखा होता है कि मेरे पास कौड़ी नहीं, लेकिन मैंने चुटकियों में वसूल कर लिया। आप उठिए, खाने का इंतजाम करिए। कैलाश मुस्कुराते हुए कमरे में आए और बोले, अच्छा अब निकलिए बाहर, यहाँ भी आपकी मक्कारी से बाज ना आए। नईम बोला, रुपए की रसीद तो लिख दूं? उमा बोली, तुमने रुपए दे दिए, कहाँ मिले? कैलाश बोला, फिर कभी बतला दूंगा, उठिए जनाब। उमा बोली, बताते क्यों नहीं, कहाँ मिले? मिर्जा जी से कौन सा पर्दा है? कैलाश बोला, नईम तुम उमा के सामने मेरी बेइज्जती करवाना चाहते हो? नईम बोला, तुम्हारी तौहीन बेइज्जती तो उसके लिए तो 20,000 रुपए नहीं देने पड़े। कैलाश बोला, मैं भी उसी टकसाल के रुपए दे दूंगा। उमा में रुपए पा गया, इन बेचारे का पर्दा ढका रहने दो। ये कहानी यहीं पे समाप्त होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।